तो भाइयों, गाचियाकुता एपिसोड 4 ने तो धमाका मचा दिया। लास्ट का वो क्लिफ हैंगर वो बहुत बढ़िया था। पर आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एपिसोड 5 लेके मैं लौट आया हूँ। और हाँ, इसमें कुछ एक्स्ट्रा सीन्स भी हो सकते हैं जो आपको देख के मज़ा आएगा। तो बिना देर करे चलिए शुरू करते हैं, एंजॉय करो। और ऐसे ही गाचियाकुता के एपिसोड्स देखने के लिए मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। सीन शिफ्ट होता है। दूसरी तरफ हम एक बंदे को देखते हैं जो कि कचरों में गिरा हुआ था। और तभी वो ऊपर देख के बहुत ज़्यादा डर जाता है। पर तभी वो सामने या फिर ऊपर देख के बहुत ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि उसके सामने भी एक मॉन्स्टर जैसा कुछ था जो कि कहता है, अगर मुझे करेक्टली याद है तो कोई बच्चा जो कि ऊपर से आया था उसने मेरी हालत ऐसी की थी। वैसे तुम कौन हो और वो स्काई पर बच्चा कहाँ है? सीन शिफ्ट होता है। दूसरी तरफ तभी हम जांका को देखते हैं। वो नींद से अभी अभी उठा है। तभी दूर एक जगह से उसे बहुत ज़्यादा शोर सुनाई देता है। और जब वो वहाँ पे जाता है, वहाँ पे देखते हैं बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन चल रहा था। अलग अलग लोग वहाँ पे आके मज़े कर रहे थे। और तभी सामने वो रियू को देखता है। उससे पूछता है, इस टाइम पे यहाँ पे आकर क्या चल रहा है? रियू कहती है, अरे इस टाइम क्या, अब तो नाइट टाइम हो चुका है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या? और ये रूडो का वेलकम पार्टी है। पर यह बात सुन के वो जब रूडो की तरफ देखता है, हम देखते हैं रूडो एक कोने में बैठा हुआ बहुत ज़्यादा दुखी था, जबकि सभी उसके ही पार्टी में मज़े कर रहे थे। वो ये बात रियू से कहता भी है, आखिर उसके साथ क्या हुआ है? वो इस पार्टी का स्टार है ना? फिर वो ही इसको एंजॉय क्यों नहीं कर रहा है? और अब रियू से सब कुछ बताती है कि उन्हें एक बीस्ट मिला था जो कि कुछ अलग था, जो कि जिंकी से पावर लेता था। जांका पूछता है, ओह अच्छा, तो फिर इसके बाद तुमने क्या किया? वो हंसते हुए कहती है, इसके बाद क्या, मैं बस इसको हायर अप्स के ऊपर ही छोड़ देती हूँ और मैं घर जाके बस खाना खाऊंगी और कुछ नहीं। मैं बस एक बच्ची हूँ ना। और वैसे भी सब कुछ के बारे में पता लगाने के बाद सिमी हूँ और इंजिन वो सब कुछ हमें बता ही देंगे ना। वैसे इंजिन और सिमू दोनों यहाँ पे आ रहे हैं। जांका कहता है, क्या इंजिन वो भी आ रहा है? दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है। हम रूडो को देखते हैं। वो अपने हाथों की तरफ, अपने ग्लव्स की तरफ देख रहा था और बस बहुत ज़्यादा दुखी था। तभी उसके सामने एक बंदा आता है और कहता है, हाँ मानता हूँ, एक ही दिन हुआ है। वैसे मैंने अपने आप को पहले इंट्रोड्यूस अच्छे से नहीं करा था। मेरा नाम है ग्रीस लुबॉन। रूडो कहता है, और मैं रूडो। वो कहता है, हाँ मुझे पता है, वैसे कल तुमने बहुत अच्छा काम किया था, तुम्हें पता है? रूडो बहुत दुखी होकर कहता है, क्या? मैंने कुछ भी नहीं किया था। पर वो बंदा कहता है, नहीं तुमने सच में बहुत कुछ किया था, तुमने फॉलो को बचाया था, याद तो है ना? वो कहता है, फॉलो? वो कौन है? वो उसी बंदे को दिखाते हुए कहता है, वो रहा वो यंग लड़का जो कि चश्मा पहने हुए है, तुमने उसे ही बचाया है। यह तक कि सिर्फ तुमने उसे नहीं, तुमने मुझे और रियू सबको बचाया है। वैसे मैंने तुम्हें प्रॉपरली थैंक्स नहीं कहा, पर शुक्रिया। रूडो बहुत ज़्यादा चौंकता है, क्या शुक्रिया? पर क्यों, मैंने क्या किया? वो समझाता है, तुम्हें पता है रूडो, यहाँ पे जितने भी जेनिटर्स या फिर जो भी जेनिटर्स है, वो हम सपोर्टर्स को बहुत नीची नज़रों से देखते हैं, क्योंकि हम कमज़ोर हैं। उन्हें लगता है कि हमारे पास उनके जैसा ताकत नहीं है और ना हम उन बीस्ट को मार सकते हैं। पर तुम अलग हो, तुमने हमें अलग तरीके से देखा। तुमने ये नहीं सोचा कि हम कमज़ोर हैं। तुम्हें पता है वो पॉलो, वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा था कि वो भी एक जेनेटर बने, पर उसके पास कोई भी पावर्स या फिर ऐसा कुछ था ही नहीं, जिसकी वजह से वो बस अब एक सपोर्टर बना। पर हाँ, वो दूसरों का मुंह बंद करना चाहता था, सबको दिखाना चाहता था कि सपोर्टर्स कम नहीं होता। और इसी वजह से रूडो, मैं तुमसे बस यही कहूँगा, सब कुछ को साइड रखो और ताकतवर बनने की कोशिश या फिर ताकतवर बनने का वेट मत करो और छोड़ दो एक्सपेक्टेशंस पे जीना। सोचो कि तुम क्या चाहते हो, तुम क्या चाहते थे पहले, सब कुछ होने से पहले, जो तुम सच में दिल से करना चाहते थे, या नीचे आने से पहले। रूडो अब ये सुन के थोड़ा सा सोचने लगता है कि वो क्या करना चाहता था। वो बंदा साइड से कहता है, याद करो रूडो, याद करो कि तुम क्या करना चाहते हो। सब कुछ शुरू होने से पहले याद करो कि तुम्हारे दिल में क्या था, और फिर नेचुरली तुमसे सब कुछ बाहर आएगा। कॉन्फिडेंस रखना रूडो। हाँ, हो सकता है तुम ऊपर से यहाँ पे आए हो, पर फिर भी तुम जिंदा हो। ये सुन के रूडो सोचता है। पर तभी वहाँ पे इंजन आता है और कहता है, क्या? मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ, क्या हो रहा है यहाँ पे? रूडो डर जाता है। इंजन कहता है, क्या तुमने अब तक कुछ खाया नहीं? वहीं पे रियू और जांका भी आए हुए थे और तभी सभी मिलकर रूडो को अब खाने के लिए बुलाते हैं। रूडो अब उनको देख के आगे जाने लगता है रूडो को या फिर फाइनली अपना दोस्त, अपने कहने वाले कोई मिल चुके हैं।
सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ। हम उसी आदमी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब देखते हैं। उसकी आंखों से, नाक से, मुंह से खून निकल रहा है। दर्द से वो चीख रहा है। तभी आवाज़ आता है, क्या ये तुम्हारे लिए इनफ नहीं है? वो बंदा अब कहने लगता है, मुझे जो कुछ भी पता था मैंने सब कुछ तुमको बता दिया है, सब कुछ। प्लीज़ मेरी मदद करो, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, प्लीज़ मदद करो। और उस मॉन्स्टर को देखते हैं, वो हंस रहा था और कहता है ओके। सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ। तभी हम सिमियू को देखते हैं। वो आके बैठती है, पर तभी उसके पास एक कॉल आता है। कॉल में वो किसी से बात करती है और तभी सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम जंका, ग्रीस और सबको काम पे जाते हुए देखते हैं। जंका कहता है, वैसे सब कुछ तो ठीक है, मुझे समझ आता है कि हमें एक नया जॉब मिला है, पर ये ट्रेनी बच्चा यहाँ पे क्या कर रहा है? हाँ मुझे पता है मुझे इसका ट्रेनर बनना है, पर फिर भी अब तक ये कोई ऑफिशियल क्लीनर नहीं बना। और तभी सिम्यू कहती है, और हमें पास्ट में दिखाया जाता है, सिम्यू कहती है, मैं तुम्हें इस बारे में एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि जो जॉब हमें मिला है वो रूडो से जुड़ा हुआ है। एक मर्चेंट ने हमें खबर दी है कि पोल्यूटेड जोन के पास उसे कोई ट्रैश बीस्ट मिला है जो कि उसके किसी वैल्यूएबल सामान को ही ले गया। और क्लाइंट ने हमसे कहा है कि हम उसके कार्गो को, उसके सामान को किसी भी कीमत पे वापस लाए। और वो कार्गो वो एक ह्यूमन है जो कि ऊपर से स्पीयर से आया है, और वो एक जिंदा स्पिरिट है। वैसे रूडो, ये पूरी तरह से तुम्हारे ऊपर है कि तुम जाना चाहते हो या फिर नहीं। पर यह सब कुछ सुन के रूडो सोचता है, मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे पास कोई ताकत नहीं है, मैं अपनी ताकत को इस्तेमाल भी नहीं कर सकता, पर मैं सबके लिए बोझ भी नहीं बनना चाहता। और इसी वजह से वो कहता है कि वो जा रहा है। सभी उसकी इस डिसीजन को रेस्पेक्ट करते हैं। पर तभी सिम्यू कहती है, तो इस काम के लिए सबसे पहले तो इंजन जाने वाला था, पर उसने कहा कि जब जंग का है तो सब कुछ सही है, वो सब कुछ संभाल सकता है। और इंजन ने ये कहा है। ये सुनते ही जंका पूरी तरह से चौंक जाता है। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद उन सबको बाहर देखते हैं, और अब जंका बहुत खुश भी था क्योंकि फिर से इंजन ने उसकी तारीफ की है। इस तरह बातों बातों में वहाँ पे ग्रीस के वेपन की बात निकलता है कि वो कोई भी वेपन अपने साथ नहीं रखता, क्योंकि वो अपने बेयर हैंड से ही सबके साथ मुकाबला करता है। पर उसका दूसरा दोस्त वो ज़रूर ये बता देता है कि वो हमेशा हर वक्त अपने मिशन में जाने से पहले एक प्रे ज़रूर करता है कि सब कोई जो भी जाएंगे वो वन पीस में वापस आए। और यहाँ पे उसके पास एक लकी चार्म भी है। और यहाँ पे ग्रीस उसे पहले चुप कराता है और अपना लकी चार्म उन सबको दिखाता है। पर तभी उनके पीछे हम किसी को देखते हैं। सब डरते हुए पीछे देखते हैं। पर तभी वो कहती है कि मैं वही मर्चेंट हूँ जिसने तुम्हें बुलाया है। उसे देखते ही रूडो जैसे कि पागल हो जाता है और उससे सवाल करने लगता है सेपराइट के बारे में कि वो कहाँ से आया है, वो जिंदा कैसे है और अब कहाँ पे और क्या है। यहाँ तक कि वो उस बंदी के ऊपर शक भी करता है क्योंकि वो अपने सेपराइट के बारे में कुछ ज़्यादा ही चिंता कर रहा था। और कुछ ही देर बाद हमें ऊपर एक बिल्डिंग दिखाया जाता है जहाँ पे अब उनको जाना है। और तभी कुछ देर बाद उन सबको हम उसी बिल्डिंग के भीतर देखते हैं। और कुछ दूर आने के बाद ही वो बंदी उन सबको खींचते हुए एक जगह लाती है और कहती है सेपराइट सेपराइट। पर वहाँ पे एक डॉल था, कोई ह्यूमन नहीं था। पर तभी उनके नीचे की ज़मीन धंसने लगता है और सबको नीचे गिरने लगते हैं। और कुछ ही देर बाद उन सबको हम नीचे देखते हैं। उनके नीचे का फ्लोर जैसे कि मेल्ट हुआ था। और जब वो ऊपर देखते हैं वही बंदी कहती है तुम सब ठीक हो ना? नीचे से जवाब आता है हाँ हर कोई ठीक है, हर कोई। और जब रूडो ऊपर देखता है कि वो इंसान या फिर वो औरत वो पिघल चुकी थी। और उसमें से आवाज़ आता है वो यहीं पे है, द सेपराइट। नीचे हम और दो बंदों को देखते हैं जो कि उनकी तरफ ही आ रहे थे। उनके हाथ में रोशनी था। वो लोग कहने लगते हैं देखो द सेपराइट गिवर, वो यहीं पे है। और ये लोग और कोई नहीं बल्कि रेडर्स थे। और वो जंका को कहते हैं द सेपराइट वो हमारा है, हमें दे दो। और अब हमें यहाँ पे रेडर्स के बारे में बताया जाता है रेडर्स इस दुनिया के चोर जैसे हैं, पर हर एक रेडर बोल सकते हैं कि एक गिवर है। मतलब उनके पास भी क्लीनर्स की तरह कोई ना कोई पावर्स ज़रूर होते हैं। और अब ग्रीश अपने 3 सपोर्टर्स को कहता है एस्केप रूट प्लान करने के लिए, और दूसरी तरफ रूडो को अपने साथ जाने के लिए कहता है। वो जंका से कहता है माफ़ करना सर, आपको अब अकेला ही संभालना होगा। और वो रूडो को लेके वहाँ से भागने लगता है। जंका कहता है कोई बात नहीं, मैं यही करने के लिए पैदा हुआ हूँ। इस तरफ हम देखते हैं रूडो और ग्रीस दोनों भाग रहे थे,
पर रूडो कहता है, उन लोगों को देखने के बाद इतना ताकतवर तो नहीं लग रहा था। आप क्या बोलते हैं, हम वहीं पे रुक जाते, हम संभाल पाते उन्हें? पर वो कहता है, नहीं, चाहे तुम उन्हें देख के कुछ भी कहो, पर वो गिवर्स है और हमें नहीं पता किसके पास क्या ताकत है। सीन शिफ्ट होता है। दूसरी तरफ हम जंका और उसके सामने 2 रेडर्स को देखते हैं और यहाँ पे वो रेडर्स वो बोलने लगते हैं कि उन्हें वो सेपेराइट यानी रूडो क्यों चाहिए, क्योंकि वो सेपेराइट्स के बारे में जानना चाहते हैं और इस बारे में जानने के लिए एक जिंदा सेपेराइट से अच्छा और क्या ही हो सकता है। पर इस तरफ जंका कहता है, हाँ, मैं समझता हूँ, एक बार तुम अगर किसी सेपेराइट्स को बेचते हो तो वो तुम्हें इतने पैसे कमा के दे सकते हैं कि पूरी जिंदगी तुम लोगों को काम ही करना ना पड़े। पर सामने से वो औरत कहती है, नहीं, और वैसे क्या कहा था तुमने? ट्रैश बीस्ट कहा है यहाँ पे? ट्रैश बीस्ट? वो कहती है, ट्रैश बीस्ट? नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे कोई ट्रैश बीस्ट नहीं, पर इन मिट्टी के पुतलों से तुम कैसे लड़ोगे? और तभी जंका के चारों तरफ हम बहुत सारे मिट्टी के पुतले देखते हैं। वो सब जैसे कि जिंदा थे, चारों तरफ हिलने लगते हैं। पर तभी जंका एक मिट्टी के पुतले को एक ही बार में पूरी तरह से तबाह कर देता है और कहता है, क्या तुम मुझसे इन मिट्टी के पुतलों से लड़ने वाले हो? मैं इन्हें एक ही बार में तबाह कर दूंगा। पर तभी वो हंसती है और कहती है, बी केयरफुल, तुम्हें नहीं पता तुम्हारे लिए क्या सरप्राइज आने वाला है। और तभी उसी मिट्टी के पुतले के अंदर से हम एक आदमी को बाहर निकलते हुए देखते हैं, जो कि आके सीधा जंका को पंच करता है और फिर से एक पुतले के अंदर छुप जाता है। अब ये देख के वो उसका मजाक उड़ाने लगती है, कहती है, अरे अरे देखो तो, ये बड़े बड़े बीस्ट से फाइट करने में माहिर हैं, पर हमारे जैसे छोटे ह्यूमंस से नहीं। और अब यह सुन के जंका को थोड़ा सा गुस्सा आता है। उसके चारों तरफ हम मिट्टी के बहुत सारे पुतले देखते हैं जो कि उसके चारों तरफ घूम रहे थे। वो हंसती और कहती है, बताओ बताओ, इनमें से कौन सा है तुम्हारे लिए सरप्राइज? अरे बताओ, मरने से पहले बताना जरूरी है, ये एक बहुत अच्छा खेल है। पर तभी जंका हर एक पुतले को मारने लगता है, पर फिर भी वो बंदा पीछे से कहीं से भी आके उसको पंच मारे जा रहा है। और जंका जोर से कुछ करता या फिर दौड़ के मारता, पर उससे पहले ही वो फिसल जाता है। और वो औरत कहती है, अरे अरे सॉरी, मैं बताना भूल गई थी, तुम्हें पता है, दरअसल मैंने नीचे के फ्लोर को भी थोड़ा सा मिट्टी मिट्टी जैसे करके रखा है, ताकि तुम ज्यादा हिल ना सको, और ज्यादा हिलोगे भी और नीचे धंसते जाओगे। वो सब उसके मजाक उड़ा रहे थे, पर ये सब सुन के जंका को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहता है, तुम मुझे हेडेक दे रहे हो, बहुत ज्यादा हेडेक। मैंने अब तुम सबकी बातें बहुत ज्यादा सुन ली है, पर अब तक तुम लोगों का जो शो मैं देख रहा था उससे मुझे समझ आया तुम लोग कैसे या फिर क्या कर रहे हो। और उसे यहाँ पे ये पता चल चुका है कि वो बंदा पैरों में कुछ स्नो शू जैसा पहन रहा है, जिसकी वजह से मड पे वो बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा है। और तभी अपने छड़ी से ज़मीन पे वो जोरदार एक प्रहार करता है, जिससे वहाँ पे वाइब्रेशन होने लगता है और उसे अपने आसपास का सब कुछ पता चलने लगता है। और तभी वो सामने से पता लगा लेता है कि वो दोनों कहाँ है, और एक साथ उन दोनों के ऊपर जाके हिट करता है और दोनों को ही वहीं पे मात कर देता है। और उनसे कहता है, अगर तुम लोगों ने अपनी ये गंदी टैक्टिक्स मेरे ऊपर ना खेली होती तो अब तक मैं तुम लोगों को ख़त्म कर देता। पर तभी पीछे से आवाज़ आता है, ओह, तो फिर मैं भी तुम्हारे लिए ऐसा ही कह सकती हूँ। और उसके पीछे हम और एक, क्या बोलूँ, ये शायद मॉन्स्टर या फिर कोई नया रेडर्स, उसको देखते हैं। उसे पीछे देखते ही, उसकी आवाज़ सुनते ही जंका डर जाता है। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं ग्रीस, रूडो, वो सब आगे जा रहे थे, पर तभी रूडो सामने देखते हुए धक्का खाता है, क्योंकि अब उन लोगों को पीछे से कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। पर अब उनके सामने बाकी जो सपोर्टर्स वो थे और उन्हें एक इमरजेंसी एग्जिट मिल चुका है और वो लोग धीरे धीरे ऊपर जा रहे थे। पर तभी वो फिर से उसी जगह पे आते हैं और आके सामने किसी को देखते हैं। उन्हें पहले लगता है ये जंका होगा, पर तभी जब वो ध्यान से देखते हैं वो पूरी तरह से चौंक जाते हैं, क्योंकि ये जंका नहीं बल्कि कोई और ही था। और वो सामने देखते ही आगे उंगली करती है और रूडो को दिखाते हुए कहती है, तुम कौन हो? और इंस्टेंटली वो वहाँ से गायब होके रूडो के पीछे आ जाती है और कहती है, ये तुम ही हो वो, द गिवर फ्रॉम द स्पेयर। और वो लोग अब चीखते हैं, ये एक रेडर है। और तभी वो वहाँ पे हमला करती है, पर ग्रीस किसी तरीके से वहाँ से रूडो को बचा के निकल आता है।
पर वो एग्जिट जिसमें से वो जाने वाले थे उसको उस बंदी ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। अब उनके पास जाने का कोई भी रास्ता नहीं था। पर यहाँ पे गिरीश वो कहता है अगर तुम्हें सच में इस बच्चे को लेना है तो फिर तुम्हें सबसे पहले हमारे ऊपर से और उसके बाद क्लीनर्स को ख़त्म करके जाना होगा। पर वो भी अपनी तरह से कुछ बोलने लगती है। पर तभी गिरीश फिर से पूछता है रुको जंग का वो कहाँ है? एक और क्लीनर हमारे साथ था, उसके पास एक छड़ी जैसा कुछ था। पर तभी उसकी बातों को काटते हुए वो कहती है तुम्हें पता है बच्चे, मुझे कोई ऐसा स्पेशल पता है जो कि तुम्हारे साथ बातें करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा। और तभी वो उसकी मास्क को लेके उतार देती है और कहती है वैसे तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वहाँ कोई ट्रैश पेस्ट नहीं है। और रूडो कहता है गुस्से में यहाँ पे एक क्लीनर था जिसके पास एक स्टिक था, तुमने उसके साथ क्या किया? ये सुन के वो कहती है ओह वो मतलब वो बंदा ना जिसका कुछ ज़्यादा ही एटीट्यूड था। वैसे चिंता मत करो, मैं उनके साथ बहुत अच्छा होता हूँ जो थोड़े से टफ दिखता है। मैंने उसे बस सुला दिया है, मारा नहीं। पर फिर भी मुझे लगता है कि मेरी पॉइजन कुछ ज़्यादा ही ताकतवर है। और तभी हम ऊपर की तरफ जांका को देखते हैं। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। पर तभी वो औरत कहती है देखो बच्चे, अगर तुम क्वाइटली मेरे साथ आ जाते हो तो मैं किसी को हर्ट नहीं करूँगी। और तभी वो अपना रूप बदलने लगती है। और ये देखते ही जो सपोर्टर्स थे उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं और उसे मारने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं। पर वो दोनों मिलके भी उसके ऊपर एक हिट नहीं कर पाते और वो एक साथ उन सब की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब कर देती है। उसके बॉडी में हम कुछ आर्मर जैसे देखते हैं। पर तभी ग्रीस रूडो को पीछे करते हुए कहता है मैं अपनी टीम को हमेशा सेफ रखूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। नो मैटर मेरे सामने कौन आ जाए, मैं हमेशा उनको प्रोटेक्ट करूँगा, मैं उनकी वर्थ को प्रोटेक्ट करूँगा। उसकी बातें सुन के वो कहती है ओह सपोर्टर्स, मैंने तुम लोगों के बारे में सुना था जिनके पास कोई ताकत नहीं होते और जो हमेशा प्रोटेक्ट करना ही चाहते हैं। और तभी वो अपना हाथ आगे करती है। उसके हाथों में हम बहुत ज़्यादा नुकीले कांटेदार कुछ देखते हैं। रूडो डर जाता है और कहता है ग्रीस तुम बेयर हैंडेडली फाइट नहीं कर सकते, इसके लिए हमें कुछ प्लान करना होगा और तुम्हें मुझे डिफेंड करने की ज़रूरत नहीं, मैं ठीक रहूँगा। कम ऑन, तुम हिल क्यों नहीं रहे हो? वो उसे हिलाने की कोशिश करता है। पर तभी वो औरत कहती है अरे बच्चे अपसेट मत हो, वो ऑलरेडी मर चुका है। और तभी देखते हैं उसका हाथ ग्रीस के छाती पे है। ये सुनते ही रूडो डर जाता है। वो कहती है पर चिंता मत करो बच्चे, इसका कोई वर्थ ही नहीं था। और तभी देखते हैं वो अपना हाथ उसके छाती के आर पार कर देती है और उसका लकी चार्म वो वहीं पे गिरने लगता है। ये देख के रूडो पूरी तरह से ब्लैंक हो जाता है। हमें पास्ट के सीन दिखाया जाता है। रूडो छोटा था और हम देखते हैं रेक्तो को वो आते ही देखता है रूडो दीवार पे अपना सर मार रहा है। वो उसे आके रोकता है, कहता है रूडो तुम ये क्या कर रहे हो? पर रूडो कहता है क्या गलत कर रहा हूँ मैं? आप ही ने तो कहा था कि दूसरों को हर्ट नहीं करना चाहिए। पर रूडो कुछ भी समझा नहीं पाता, उल्टा कहता है मैं क्या करूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, लिटरली मेरे पास कुछ भी नहीं है। पर पता नहीं क्यों मेरे अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही है, कुछ है जो कि मुझे खाए जा रहा है, यहाँ तक कि मैं ये भी नहीं बता सकता वो क्या चीज़ है। ये सब बातें सुन के रेक्टो उसे कहता है ओह अब समझा, तुम शायद अपने पेरेंट्स के बारे में सोच रहे हो जिन्होंने तुम्हें अबंडन कर दिया है, या फिर ऐसा कुछ कि तुम बिल्कुल वर्थलेस हो। मे बी वो दर्द तुम्हारे अंदर तुम्हें खाए जा रहा है। पर तुम्हें पता है रूडो कैसे इन चीज़ों से छुटकारा पाया जा सकता है? कुछ ऐसा करना जिसमें कि तुम्हारा सच में दिल लगे, जो करने से तुम्हें सच में खुशी मिले। और उसके बाद ये जो तुम्हारा खाली रूम देख रहे हो ना रूडो, वो एक दिन पूरी तरह से भर जाएगा, पूरी तरह से। पर हाँ ये मेक श्योर ज़रूर करना कि तुम्हें क्या पसंद आ रहा है। और उसके बाद हम देखते हैं रेक्टो उसे लेके अलग अलग जगह पे जाता है, अलग अलग काम करता है, जैसे कि बुक शॉप या फिर कभी गेम खेलना, कभी कुछ खाना पकाना, ऐसा कुछ। पर इतना सब कुछ करने के बाद भी रूडो को कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था। पर तभी वो दूर एक बक्से में किसी एक डॉल जैसी कोई चीज़ को गिरा हुआ देखता है। वो कहता है ये क्या चीज़ है? रेक्टो कहता है ये शायद किसी ने इसे फेंक दिया होगा और कुछ नहीं। वो दौड़ के जाता है, उस डॉल को रेस्क्यू करते ही उसको रोना आ जाता है। रेक्टो को पहले कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्या ऐसा क्यों हो रहा है? पर वो रोते हुए कहता है ये अब तक टूटा भी नहीं है, पर उन्होंने इसे फेंक दिया, इसका लाइफ अब तक ख़त्म नहीं हुआ है, मैं इसे फिक्स करके फिर से पहले जैसा बनाना चाहता हूँ।
और अब रेक्टो को समझ आ चुका था कि वो ऐसी चीज़ों में वैल्यू ढूंढ लेता है जिनको लोग कचरे में फेंक देते हैं, जिनका कि लोगों के पास कोई वैल्यू नहीं है। और तभी प्रेजेंट में हम देखते हैं रूडो के हाथ में वही लाकी चार्म यानी ग्रीस का लाकी चार्म, उसमें अब वो अपना जिंकी भरता है और तभी देखते हैं वो अब बदलने लगता है। वहीं पे वही बंदा था, वो भी चौंक जाता है। इस तरफ ग्रीस, उसका हालत बहुत ज़्यादा ख़राब तो था पर वो अभी भी जिंदा था। वो कहने लगता है तुमने फाइनली फिगर आउट कर लिया है रूडो। हाँ, तुमने सही सोचा, तुम्हारा पावर वही है, तुम उन चीज़ों में भी वर्थ ढूंढ लेते हो जो कि लोग फेंक देते हैं। और तभी रूडो के पीछे हम उसी लकी चार्म को देखते हैं जो कि अब बहुत बड़ा हो चुका है और उसमें एक आग भी आ चुका है। और अब इसे देखते ही वो बंदा पूरी तरह से चौंक चुका है और कहता है डैम, ये तो बहुत कूल है। तो ये है तुम्हारा वाइटर इंस्ट्रूमेंट, पर मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है ये क्या करता है, इसकी पावर्स आखिर क्या है। रूडो इस तरफ ग्रीस को देखता है और कहता है ग्रीस, वहीं पे रहना और जिंदा रहना, मैं जल्दी ही तुम्हें बचाने आ रहा हूँ। थैंक यू, तुमने मेरी मदद की, तुमने मुझे याद दिलाया कि मैं सच में क्या चाहता हूँ। पर अब सब कुछ डिफरेंट है, मैं सब कुछ रिजेक्ट करता हूँ जो भी तुमने कहा, पर मैं सब कुछ एक्सेप्ट कर लूँगा जो भी तुम रिजेक्ट करते हो, और इसी वजह से मैं अब तुमको पूरी तरह से फोड़ने वाला हूँ। वो उस बंदे को देख के कहता है और वो बंदा भी अब तैयार होता है और उससे पहले वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है वैसे मेरा नाम है जेबर और मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ, तुमको अपने घर अपने साथ ले जाने से पहले। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? रूडो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और कहता है मेरा नाम है रूडो टर्ट फेस। ये सुनते ही वो बंदा उसके ऊपर हमला करने के लिए तैयार होता है। इस तरफ ग्रीस का हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब होते जा रहा था। वो उसके बारे में ही सोचे जा रहा था कि शायद अब उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं। और इस तरफ हम देखते हैं वो बंदा यानी जेबर आते ही रूडो पर बहुत खतरनाक हमला करता है। पर तभी वो चौंकता है क्योंकि उसके हमला रूडो पर लगा भी नहीं था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, रूडो अपने जगह से हिला भी नहीं था। रूडो फिर से उसे अपने ऊपर अटैक करने के लिए कहता है। ये सुनते ही वो बंदा फिर से उसके ऊपर हमला कर देता है, पर रूडो वहीं पे खड़ा रहता है। उस जगह में बहुत ज़्यादा ब्लास्ट होता है, पर तभी वो बंदा फिर से बहुत ज़्यादा चौंकता है क्योंकि रूडो अपना जगह से हिला भी नहीं था। पर वो बंदा रूडो को टच तक नहीं कर पाया। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है और कैसे। और वो फिर से उसके ऊपर हमला करने जाता है। वो जितना भी ट्राई कर रहा है एक भी अटैक रूडो को जगह लग ही नहीं रहे थे। और अब रूडो समझाता है अपेरेंटली ग्रीस ने इस लकी चार्म के साथ प्रे किया था कि सब कोई वन पीस में वापस जाए, और वन पीस का मतलब है कि अनहर्ट, उनको बिना कोई तकलीफ पहुँचे या फिर बिना कोई चोट पहुँचे। तो तुम्हें क्या लगता है, क्या सच में तुम मुझे हर्ट कर पाओगे? हम लोग एक साथ मेक श्योर ज़रूर करेंगे कि तुम हमारे ऊपर एक हिट भी ना कर पाओ। पर यह सुन के भी वो बंदा उसकी तरफ दौड़ते हुए उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर अब भी उसे वो बात समझ नहीं आया था। और इसी वजह से रूडो उसे कहता है क्या तुम्हें अब तक समझ नहीं आया यहाँ पे क्या हो रहा है? मैं नहीं हिल रहा हूँ बल्कि तुम हिल रहे हो, तुम मुझे टच भी नहीं कर पा रहे हो। पर हाँ, एक चीज़ है, ये लकी चार्म अटैक करने में यूज़ नहीं हो सकता, और इसी वजह से मैं यूज़ करूँगा ग्रीस का सबसे फेवरेट वेपन, और उससे तुम्हें हिट करूँगा। और वो एक मुट्ठी बनाता है और उस बंदे को यानी जेबर को बहुत खतरनाक एक पंच मारता है। उसके पंच से वो बंदा बहुत दूर आ जाता है, उसकी नाक से खून आ जाता है। ये देख के वो अब हंसता है और कहता है तो तुम मुँह भूए, पर कोई बात नहीं, तुम्हारी बातें सुन के लगता है वो सबसे ज़्यादा स्लोपिएस्ट और लेजीएस्ट थिंग है, पर मैं फिर भी तुम्हारे साथ और खेलना चाहूँगा और उसके बाद ही मैं तुम्हें अपने साथ अपने घर ले जाऊँगा। अब रूडो कहता है तुम्हें खेलना ही है ना, तो फिर चलो खेलते हैं। और अब वो बंदा प्लानिंग करके उसको मारने के लिए आगे आता है, पर तभी रूडो उसकी अटैक को डॉच करता है और उसको फिर से एक जोरदार पंच मारता है। पर उस बंदे का अटैक अब रुकता ही नहीं, वो फिर से अपने अटैक चालू रखता है, जिसकी वजह से वहाँ पे पिलर्स तक कट जाते हैं और टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। वो उन सब से भी उसके ऊपर हमला करता, पर उसका कोई भी अटैक अब उसके ऊपर लग ही नहीं रहा था। और अब जेबर को समझ आ चुका था कि ये जो आँख है उसके ऊपर वो उसे कहीं से भी देख सकता है, और वो अब फिर से उठता है और फिर से दौड़ता है उसके ऊपर उसको मारने के लिए।
पर रूडो का लाकी चार्म उसे फिर से बचा लेता है और उस बंदे को रूडो फिर से एक खतरनाक पंच मारते हुए कहता है, यू स्टूपिड टर्ट फेस, तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आता क्या? और अब उसके पंच से उस बंदे की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। नाक से मुंह से हर जगह से खून निकल रहा है और वो दूर दीवार पे जाके धक्का खाता है और वहीं पे बैठ जाता है। हंसने लगता है, कहता है इस जैसा पिटाई उसने बहुत दिनों से नहीं खाई है और उसे बहुत मज़ा आ रहा है। पर उसे अब कुछ रियलाइज़ हो चुका है। उसका यानी रूडो का जो इंस्ट्रूमेंट है उसे वो हॉस्टिलिटी को डिटेक्ट करता है, पर अगर उसके सामने कोई स्मोक्स या फिर ऐसा कुछ आए तो वो तब उसे डिटेक्ट नहीं कर पाता। रूडो कहता है, हाँ तो तुम क्या करने वाले हो? और तभी हम देखते हैं वो अपनी उंगलियों को आगे करता है। उसकी उंगलियों में जितने भी सारे नुकीले कांटे जैसा कुछ था वो शायद उन सबको अब निकालने की कोशिश कर रहा है या फिर उन सब से अपने आप को ही हर्ट कर रहा था। रूडो ये देख के कुछ भी समझ नहीं पा रहा था, वो बंदा ऐसा क्यों कर रहा है, अपने आप को चोट क्यों पहुंचा रहा है। और तभी वो बंदा धीरे धीरे बेहोश हो रहा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। रूडो बस उसकी तरफ देख रहा था। पर तभी वो बंदा फिर से सेन होता है और रूडो के ऊपर खतरनाक हमला करने के लिए आगे आता है। तो अब यहाँ पे रूडो क्या करेगा? वो बंदा उसकी पावर्स को क्या समझ चुका है या फिर रूडो के इंस्ट्रूमेंट पावर को क्या समझ चुका है? तो रूडो क्या उसे ख़त्म कर पाएगा या फिर हरा पाएगा? अगर सब कुछ आपको देखना है, आपको इस एपिसोड को लाइक करना होगा। और हाँ, अगर आप नए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो ताकि एपिसोड जब आए सबसे पहले आप ही देख पाओ। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।